वार्ता को संबोधित करेंगे। मेरे साथ है जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी साता और चुनाव जिला प्रभारी जेपी भाई साहब जो दिल्ली से बता रहे हैं, पूर्व मेयर है। मैं प्रगति से निवेदन करूंगा कि पत्रवार्ता शुरू करें। बिल्कुल। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव का अभियान अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ राजस्थान की जनता के मन में समाधान भी उत्तरोत्तर स्पष्ट होता चला जा रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकास की अनदेखी, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के जिस प्रकार के अभूतपूर्व कीर्तिमान बने हैं, वो राजस्थान के इतिहास में कभी सुनने में नहीं आते थे। आज हम जब जैसलमेर की धरती पे हैं तो एक और बिंदु बरबस ध्यान में आ जाता है। वैसे मुझे ध्यान आता है, करीब 20-22 साल पहले की बात है कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता था जिसमें कि विदेशी पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ पर्यटन का बड़ा प्रभाव है। तो उसमें एक पर्यटक एक कमेंट कर रहा था। उसने ये कहा कि मैंने दुनिया में बहुत जगह घूमा हूँ, मैंने रेगिस्तान देखे हैं, मगर रेगिस्तान के बीच में इतने जीवंत इंसान मैंने कहीं नहीं देखे हैं जो इतने खुशहाल और इतने सुंदर ढंग से बनी हुई स्ट्रक्चर्स नहीं देखे। ये दर्शाता है कि यहाँ की धरती के अंदर क्या अद्भुत क्षमता थी। और दूसरा यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही धरती है जहाँ से भारत की शक्ति का पहला प्रकटीकरण हुआ था, जब अटल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 13 मई 1998 को पोखरण विस्फोट किया। और ये किस मामले में अलग था? 1974 का जो पोखरण विस्फोट था उसमें एक तो हमारे अनाउंस करने से पहले रूस अमेरिका दोनों ने बता दिया था और भारत सरकार ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कर रहे हैं, तत्कालीन सरकार। जब 98 का विस्फोट हुआ तो ये पहला मौका था जब दुनिया में कहीं विस्फोट हुआ और अमेरिका को भी पता नहीं लग पाया जब तक भारत सरकार ने अनाउंस नहीं किया था। और हमने तब ये नहीं कहा था हम शांतिपूर्ण काम के लिए कर रहे हैं, हमने ये घोषणा की थी अब हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। यानी जमीन आसमान का अंतर था दोनों में। तो जहां से भारत की शक्ति का प्रकटीकरण हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में वो अब एक नए मुकाम तक पहुंची है। परंतु अब जब यहां पर आते हैं तो आप देखिए ये स्वर्ण नगरी कहलाती है। इसे स्वर्ण की तरह चमकता हुआ राजस्थान और देश के मानचित्र पर होना चाहिए, परंतु यहाँ पे आके अनेक प्रकार के ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं जो कि कष्ट और पीड़ा देने वाले। भूमि के आवंटन में घोटाला, वैसे तो भ्रष्टाचार और घोटाला अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार की एक स्वाभाविक पहचान बन गई है, परंतु यहाँ पर चाहे कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा मिलने वाले लोन में घोटाला करने का विषय हो, जमीनों में आवंटन करने घोटाला करने का विषय हो, जो बिजली के कनेक्शन किसानों को दिए गए, ज्यादा संख्या में दे दिए गए, उतनी क्षमता नहीं थी, लंबे समय के लिए दे दी गए, उतनी उपलब्ध कराने की सरकार की क्षमता नहीं थी, भूमाफियाओं के द्वारा जमीनों पर कब्जा करने का विषय हो, ये इस प्रकार की चीजें, यहां तक कि केंद्र सरकार की जो किसान सम्मान निधि की योजना है उसका, चूंकि उसका मुख्य डाटा भी राज्य सरकार देती है और उसके डाटा और उसकी जानकारी के बारे में भी गलत ढंग से जानकारियां प्रस्तुत करके उसमें भी घपला करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार की भी जानकारियां यहां मिली कि बीमा जिसके नाम पे था उसे पता ही नहीं और बीमे की रकम भी किसी दूसरे के हाथ में, जो फसल बीमा योजना की थी, वो ट्रांसफर हो गई। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखकर ये लगता है कि यह स्वर्ण भूमि इस समय अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार के अंडर में बहुत कष्ट का अनुभव कर रही है। हम ये कह सकते हैं आज इस सरकार के शासनकाल में यह स्थिति है। ये यहीं पर तो राहुल गांधी जी ने यह कहा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2018 में 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। आज 5% किसानों का भी कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता 3500 देंगे, क्या मिला?
बेरोजगारों को पेपर लीक मिला। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि नौजवान हैरान है, क्योंकि 1.5 दर्जन बार पेपर लीक हो चुके हैं। नौजवान हैरान है, किसान परेशान है, कानून व्यवस्था लहूलुहान है और बेबस और मजबूरी में फंसा हुआ राजस्थान है। परंतु मेरा यह मानना है कि अब उत्तरोत्तर समाधान की तरफ चीजें बढ़ रही हैं और निर्णायक रूप से समाज का हर वर्ग, युवा, महिला, किसान और मिडिल क्लास, जो 4 स्तंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे, वो फिर चाहे हमारे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी क्षेत्र के लोग हों, सबके मन में अब स्पष्ट रूप से एक ही समाधान है और वो है कमल का निशान। मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता और जैसलमेर क्षेत्र की जनता के कष्ट के अब मात्र कुछ दिन शेष रह गए हैं। बस 2 हफ्ते की बात है, इसके बाद इसी सभी संतरास से मुक्ति मिलेगी। इस क्षेत्र में विशेषकर पर्यटन का अधिक महत्व होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सीमांत क्षेत्रों के, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा देने का अभियान प्रारंभ किया, जो पूर्व में किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। और उस संदर्भ में गृह मंत्री जी ने, आप सभी को ध्यान होगा, तनोट माता मंदिर के परिसर के विकास के लिए 16.5 करोड़ रुपए के आवंटन की व्यवस्था की। ये विषय सिर्फ इस बात का नहीं है कि पर्यटन होगा, जो भारत का पर्यटन विकास निगम जिसका विकास करेगा, ये यहाँ की भावनाओं, यहाँ के मान सम्मान, स्वाभिमान और यहाँ इस क्षेत्र में जो आध्यात्मिक शक्ति है, तनोट माता का मंदिर उस शक्ति का प्रतीक है। यह वो शक्ति है जिसने भारत की सैकड़ों वर्षों से रक्षा की है। यानी सिर्फ पोखरण की वैज्ञानिक शक्ति भी है और तनोट माता का मंदिर यहाँ आध्यात्मिक शक्ति भी दिखाता है। मुझे लगता है कि हमारी केंद्र सरकार ने दोनों ही दृष्टियों से इस क्षेत्र को विकसित करने का जो संकल्प निभाया है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के क्षेत्र में क्योंकि जल की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या थी। जल जीवन मिशन के द्वारा अब जिन घरों में जल, नल के द्वारा जल नहीं था, उनकी संख्या में अब बहुत कमी आई है और पहले के मुकाबले वो यहाँ जल की कमी थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि एक दूसरी चीज की भी यहाँ प्रचुरता थी, वो थी सूर्य का ताप। तो सौर ऊर्जा के लिए जिस प्रकार के नीतिगत परिवर्तन भारत सरकार ने किए हैं, उनके द्वारा विशेषकर इस क्षेत्र में आज इसके समकक्ष जो क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी राजस्थान से लेके और गुजरात के क्षेत्र हैं, सौर ऊर्जा में लंबी छलांग भारत ने लगाई है। आप सबको शायद जानकर यह सुखद अनुभूति होगी कि हमने ये टारगेट रखा था कि 2030 तक भारत की 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर की क्लीन एनर्जी होगी, परंतु 2022 में ही वो टारगेट अचीव कर लिया गया। इसलिए अब 2030 के लिए वो टारगेट 50% का कर दिया गया, जिसमें सबसे मेजर कंपोनेंट सौर ऊर्जा है। परंतु सौर ऊर्जा के इंप्लीमेंटेशन में भी जमीन के आवंटन से लेके अन्य चीजों में राज्य सरकार ने व्यवस्थित काम करने की बजाय उसमें भी किस प्रकार से अव्यवस्था और भ्रष्टाचार किया जा सकता है वो देखा। परंतु हमारी यदि डबल इंजन की सरकार जो आने वाली है, उसके द्वारा मैं कह सकता हूं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व विकास होगा, इतना पारदर्शी विकास होगा, इतना सर्वस्पर्शी विकास होगा कि यह क्षेत्र जो चुनौतीपूर्ण नजर आता था, अब वो संभावनापूर्ण नजर आने लगा। इसलिए मैं जैसलमेर क्षेत्र की जनता और राजस्थान की जनता से यह अपील करता हूं कि 25 तारीख को होने वाले चुनाव में आप निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश दें, क्योंकि जब 21वीं सदी में मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो भारत की शौर्य की भूमि कैसे उसके साथ नहीं हो सकती, उसे अग्रणी भूमिका में रहना होगा। तो यह पंक्ति कह के मैं समाप्त करता हूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, नए बदलाव का संकल्प लेता अब ये राजस्थान उठा।
धन्यवाद। सर अब राजस्थान में कांग्रेस की ये आदत और फितरत हो गई है कि वो निरंतर हमारी सरकार पे आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार के आरोप उनके नेताओं पे लगते हैं। तो मैं विनम्रता से कांग्रेस की 6 सरकारों के बारे में पूछता हूं, हम लोगों के बचपन से लेके आज तक 2 मनमोहन सिंह जी की सरकारें, हम अपनी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी और अटल जी की सरकारों को अलग रख दीजिए। 2 मनमोहन सिंह जी की सरकारें, एक पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार और एक राजीव गांधी जी की सरकार। 4 तो प्रत्यक्ष सरकार जो कांग्रेस ने चलाई और 2 जो परोक्ष रूप से चलाई, देवेगौड़ा जी की सरकार और गुजराल जी की सरकार। इसमें से कोई एक सरकार बता दें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों और कोर्ट कचहरियों के चक्कर में काटे। राजीव गांधी जी पे उस जमाने में आरोप लग गया तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी। पीवी नरसिम्हा राव जी के ऊपर 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में अदालत में साबित हो गया कि उन्होंने पैसा लेके अपनी सरकार बचाई। मनमोहन सिंह जी के जमाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो सब तो अपनी जगह है। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, जिनकी आदत और फितरत रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप के चलते हुए कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर ये इस सीमा तक काटते हैं कि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अदालत में खड़े हुए थे और लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, जब राजनीति में ना मोदी जी का कहीं नाम था ना अमित शाह जी का नाम था। उसके बाद पर्ची फाड़ने 2014 के बाद की। तो वास्तविकता यह है कि ये कांग्रेस की स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति है भ्रष्टाचार। इसलिए ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आदतन, फितरतन और शरारतन लगा रहे हैं। सर, राजस्थान राज्य के कृषि मंत्री राजस्थान की और केंद्र सरकार की और राजस्थान की जो गारंटी योजना है, उस गारंटी में मोदी जी की गारंटी और अशोक गहलोत की गारंटी में क्या फर्क है? हाँ, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है। मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरे देश ने देखी है, अशोक गहलोत जी की भी गारंटी देखी है, पेपर लीक की गारंटी है, महिलाओं पे अत्याचार की गारंटी है, दलितों पे अत्याचार की गारंटी है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी है, सांप्रदायिक माहौल जो कभी राजस्थान में खराब नहीं होता था, कट्टरपंथी ताकतों के हौसले आसमान छूने की गारंटी है। तो उनकी गारंटियां बहुत साफ हैं। और मोदी जी की गारंटी क्या है? सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहूंगा जिसपे किसी के मन में कोई किंतु परंतु करने का कोई स्कोप न रहे। जयपुर में धमाके हुए थे। भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा था जहां 2014 से पहले धमाके नहीं होते थे? ऊपर से शुरू करिए, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, नासिक, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलोर। चलती बस में धमाके होते थे, चलती ट्रेन में धमाके होते थे। याद करिए, बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था संदिग्ध वस्तु को मत छुइएगा अन्यथा विस्फोट हो सकता है। आज वो कहीं दिखता है दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गया। ये है गारंटी जिसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है। और 1.5 दर्जन बार हजारों युवकों की आशाओं पर तुषारपात करते हुए पेपर लीक की गारंटी उनकी। सर, राजस्थान सरकार में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और बीजेपी टिकट के पैनल में नाम गए हैं, तो इस्लाम धर्म के मुसलमान समुदाय को राजस्थान प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिली। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये भी जो आपने सवाल किया है बहुत मजेदार सवाल किया है, क्योंकि जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं मैं साफ बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं दी उनमें अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं, 70%, जिनको किसी न किसी एक गरीब कल्याण योजना का लाभ अवश्य मिला। यानी हम बिल्कुल ईमानदारी से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, संयोग से हम जहां बैठे हैं यहीं पे एक अंतर आ जाता है। कांग्रेस और ये जो अन्य विपक्षी दल हैं, इनके मन की फितरत ये है कि मुसलमानों में खौफ पैदा करके उनका वोट पाओ, अल्पसंख्यक समुदाय में खौफ पैदा करो और तब उनका वोट पाओ। खौफ की सियासत, हम विश्वास पैदा करना चाहते हैं। और विश्वास का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मोदी जी की जब सरकार आई, शायद आप सभी लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा, सबसे विश्वास की पोस्ट कौन होती है भारत सरकार में? इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ। और कोई भी सरकार पिछले सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 2-3 हफ्ते भी नहीं रखती, 15 दिन में बदल देती। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो भारत के आईबी चीफ श्री आसिफ इब्राहिम थे। कार्यकाल 2 साल का होता है, उनका 8 महीने का कार्यकाल बाकी था। मोदी जी की सरकार में आईबी चीफ मुस्लिम रहा, और वो भी कौन? पिछली सरकार का अपॉइंटी। ये है विश्वास के साथ राजनीति। नहीं सर, किस कारण से टिकट नहीं काटी गई पैनल से, ये बता दो। मैंने कहा जब अटल जी ने विस्फोट करा
तो अमेरिका को भी पता नहीं लग पाया। अटल जी के अलावा 2 ही लोगों को पता था 1 महीना पहले जब तैयारी हो रही थी, एक हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये होता है विश्वास के साथ। अब जो आपने कहा टिकट 3 आधार पर दिया जाता है। पार्टी के अंदर आपकी सहभागिता, आपकी जीतने की क्षमता और कितने लंबे समय पार्टी में काम किया। हम तो ईमानदारी से कहना चाहते हैं, हम सभी समुदायों को साथ में जोड़ना चाहते हैं। आइए कार्य करिए, पार्टी में सहभागिता करिए, जीतने की क्षमता जिसको होगी देगी। हम तो ये बात पूछना चाहते हैं, हमने तो राष्ट्रपति बनाया था कलाम साहब को, और मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत तो छोड़िए, आलम इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट हुआ हो तो बताइए। नहीं, भाजपा में जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कोई विधायक रह चुके हैं, उनकी पैनल से नाम टिकट काट दिए, क्या काबिलियत नहीं थी क्या? देखिए, हमने कहा ना, पार्टी के अंदर कार्य करना, संगठन के अंदर कार्य करना और जीतने की क्षमता, समय समय सर जीतने की क्षमता थी जब कैबिनेट मंत्री बनाया आप भाजपा सरकार ने, उसके बाद में उसको टिकट काट दी गई है। और आप उम्मीद क्या रखते हैं मुस्लिम धर्म से वोट लेने की? मैं जवाब दे, देखिए, जीतने की स्थिति क्या है यह केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, वो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं। दूसरा, किसी व्यक्ति को किस दायित्व में रखना है, उसे चुनाव लड़ने के दायित्व में है या किसी संगठन के दायित्व में रखना है, यह भी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे बहुत से ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय सांसद हैं जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत से विधायकों को लोकसभा का चुनाव, राजस्थान में एक भी विधायक नहीं था मुस्लिम समाज का, कोई एक कबीले नहीं था क्या? बात तो पूरी होने दीजिए, मैं जवाब पूछना चाहता हूं कि बाकी तो छोड़ दीजिए। पिछले 800 सालों में इस्लामिक वर्ल्ड में, जब से अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत और रशीदन खलीफत के बैतुल हिकमत के बाद कोई आलम इस्लाम में डॉक्टर कलाम के बराबर पैदा हुआ तो बताइए। और उसको आप लोग विरोध करते थे, आज किस मुंह से आप पूछ रहे हैं? और आज की पॉलिटिक्स में मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं उलेमाओं की बात नहीं कर रहा हूं। यह बताइए, हमारे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से ज्यादा बड़ा कोई जानकार है? नहीं। अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, अगर ये सम्मान की बात करते हैं तो ये बताइए, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। कोई गया उनके घर पे? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, प्रधानमंत्री जी ने उनकी पत्नी तक को बुला के सम्मानित किया। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा गया उनके घर पे? 15 अगस्त 1947 को लाल किले में पहली शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उन्हें भारत रत्न 2001 में मिलता है अटल जी की सरकार में, 50 साल नहीं मिलता है। कारण बहुत साफ, हम अच्छे और सच्चे मुसलमान को साथ देते हैं और ये अपराधी और आतंकवादी का साथ देते हैं। मैंने जितने गिनाए इनके साथ नहीं खड़े, ये सब जाएंगे। कोई कलाम साहब के नवाजे जनाजा में किसी की फोटो दिखाइए, बुरहान वानी के नवाजे, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। नहीं, हम वही कह रहे हैं ना, याकूब मेनन के नवाजे जनाजा में सबके सब प्रकार के अपराधियों और आतंकवादियों के साथ। साहब, एक जातिगत जनगणना से संबंधित सवाल है। मोदी जी भी उससे लगभग कतराते दिखे हैं, क्योंकि अपन जनगणना करवाई नहीं, पूरी दुनिया के सारे काम हो गए कोरोना के नाम पर, लेकिन जनगणना नहीं करवाई इस देश में 2021 में जातिगत जनगणना। और अब इसको लेकर मतलब भाजपा के व्यक्तित्व ऐसा लगता है कि वो मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर, नया दौर शुरू होता दिख रहा है भाजपा को। कि मतलब जो लालू यादव से शुरुआत हुई थी, राहुल गांधी ने जब बहुत इसको प्रखरता से उठाया इस मुद्दे को, क्या राहुल गांधी जी ने जब इस जनगणना का सवाल उठाया है तो मैं पूछना चाहता हूं, जनगणना बंद किसने की थी? जातिगत जनगणना ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई तो रोकने का निर्णय किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था ना। तो राहुल गांधी आज बोले कि जवाहरलाल नेहरू गलत थे, या वो कहे कि जवाहरलाल नेहरू बेकार थे, दो में से एक बात तो माननी पड़ेगी ना। जनगणना कर रहे हैं आप, क्या आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है? हम बता रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं। पहले तो ये जवाब दें कि नेहरू गलत या नेहरू बेकार, फिर आगे की बात करें। ऐसा कैसे हो सकता भाई? और सुनिए दूसरी बात, आगे की बात सुनिए मान्यवर। काका खानेलकर कमीशन बना 1953 में, रिपोर्ट आ गई 1955 में, 1977 तक सरकार रही, आपके खानदान की सरकार रही, क्यों नहीं लागू किया? उल्टा रिजेक्ट कर दिया। अब आइए 1978 में बना मंडल कमीशन, 80 में इंदिरा गांधी आ गई, 10 साल आपकी सरकार रही, गायब, क्यों नहीं लागू किया? अब मैं बताता हूं। और ये कांग्रेस तो वही पार्टी है ना जो कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे। 6 दिसंबर 1990 पार्लियामेंट के फ्लोर पे राजीव गांधी जी का मंडल कमीशन के विरोध में दिया गया वक्तव्य है, जिसमें वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हम
ये नारा देते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, पहले कहो कि मेरे बात गलत है, फिर हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। और आज इनकी हालत यह है कि जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी, हाथ पे पुरखों की बात को रख दिया, लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। अब मैं तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। बिहार सरकार ने जनसंख्या का सर्वेक्षण कराया है, तो पूरी पारदर्शिता दिखाइए भाई। बताइए क्लास 4 से लेके क्लास 3, क्लास 2 से लेके क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर और विधायक तक किस जाति को कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है। तब साफ समझ में आएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या किसने किसकी भांजी मारी। क्योंकि स्वयं उनकी पार्टी के ही तमाम सांसदों विधायकों ने उस सर्वेक्षण पे आरोप लगाया है। तो मैं कहूंगा ईमानदारी से पूरा सामने रखिए कि 33 साल के आरक्षण में किस जाति को क्या मिला और किसको कुछ नहीं मिला, तब आपकी ईमानदारी दिखेगी। और ये स्वीकार करिए कि जो हमारे लोगों ने किया था, यानी हमारे बाप दादों ने किया था, वो गलत था या वो अब बेकार और प्रासंगिक हो। सर राजस्थान में मुख्यमंत्री अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में भाजपा के प्रति लोगों में ये नाराजगी है कि एक ही समुदाय की वजह से राजपूत समुदाय को टिकट दी जाती है भाजपा से, बाकी समुदाय को मौका नहीं दिया जाता है, तब वो नाराजगी है। अभी एक महंत ने दावेदारी की, उस महंत पर दबाव बनाकर भाजपा पर आरोप लग रहे हैं जिले वासियों के, उन्होंने महंत पर दबाव बनाकर उनका फार्म वापस उठवा दिया। तो भाजपा तो महंतों की श्रेणी में मतलब अब वो जो आप किसी केस स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, उस केस स्पेसिफिक की हमें जानकारी नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण समाज के सभी वर्गों, सारी परिस्थितियों का समुचित मूल्यांकन करके होता। और यदि किसी को टिकट नहीं भी मिलता है तो ऐसी बात नहीं, हमारे कई योग्य कार्यकर्ता हैं, यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी आगे भी उनकी कोई ना कोई समुचित सम्मानजनक व्यवस्था करती है। सर, स्थानीय मुद्दे पर जिस तरह की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते ही आरोप लगाए थे कि जैसलमेर में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे कॉर्पोरेटेड सोसाइटी का हो, चाहे जमीन का हो, चाहे अन्य तरह के घोटाले, आप यहाँ के माध्यम से या आपके नेताओं के माध्यम से भरोसा दिला सकते हैं जैसलमेर वालों को कि सरकार बनते ही हम उन घोटालों की जांच करेंगे? देखिए, हमारी सरकार आते ही हमारे घोषणा पत्र में आप देखिए तो क्या कहा गया है, एक STF गठित की जाएगी, स्पेशल टास्क फोर्स, जो कि इन सारे घोटालों के बारे में जानकारी लेके फास्ट ट्रैक स्तर के ऊपर कार्रवाई करेगी। सुधांशु जी, एक प्रश्न पत्रकारों से जुड़ा हुआ अति महत्वपूर्ण है। पत्रकार सुरक्षा कानून कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर था। हम लोगों ने 147 बार ज्ञापन दिए IFWJ ने, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने 2 बार विधानसभा का घेराव किया, 21 मार्च और 30 जुलाई को। उसके बावजूद भी आश्वासन के अलावा पत्रकारों को नहीं मिला। राजस्थान में करीबन 147 से ज़्यादा झूठे मुकदमे, पत्रकारों पर हमले की घटनाएं, धमकियों की ये सब घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। अब जब भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें पत्रकार सुरक्षा कानून कहीं नजर नहीं आया और राजस्थान के अधिकांश नेताओं ने हमें आश्वस्त किया था कि हमारा घोषणा पत्र होगा, हम जब सरकार आएगी तो इस घोषणा पत्र, आपकी इस मांग को हम अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण मांग घोषणा पत्र में वो क्यों नहीं की गई? देखिए, पत्रकारों का कुशल क्षेम और उनके मान सम्मान के बारे में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक संवेदनशील है। और ये भी एक संयोग देखिए, जो जो मीडिया स्वतंत्र होता चला गया त्यों त्यों भाजपा का राइज हुआ है। हमारा राइज मीडिया के लिबरलाइजेशन के साथ सिंक्रोनस है। और आपने यहाँ राजस्थान की बात कही, तो यहाँ पत्रकारों तो क्या, यहाँ तो सीडेशन का लॉ विधायकों पे लगा है। और किन विधायकों पे लगा है? विरोधी दल के विधायकों, यानी हमारे विधायकों पे नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों पे, अपने मंत्रियों के ऊपर लगाया है। इसलिए यहाँ कानून की व्यवस्था का बहुत दुरुपयोग हुआ है। परंतु हम ये बात को आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहेगी। समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया सकता है, पत्रकारों के संदर्भ में भी सुरक्षा के साथ साथ उनकी उन्नति के लिए जो भी संभावित उपाय होंगे वो किए जाएंगे। तो क्या आप हमें आश्वस्त करते हैं कि राजस्थान के अंदर अगर भाजपा की सरकार आती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून, जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही है, मसौदा पारित हो चुका है, वैसे राजस्थान में भी होगा? देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सभी समुचित कदम उठाए जाएंगे और उसका स्वरूप क्या होगा वो सरकार बनने के बाद। सर, राजस्थान सरकार में जो भाजपा का चेहरा सामने, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है, क्या कांग्रेस से भाजपा डर रही है क्या? चेहरे की बात आपने बड़ी मजेदार कही। चेहरे की बात जब कांग्रेस वाले कहते हैं तो एक चेहरा यहाँ होता है,
एक चेहरा बताएं क्या है? चेहरे को ढकने के लिए घूंघट होता है और अशोक गहलोत जी कहते हैं घूंघट मुक्त जयपुर। फिर वही कांग्रेस कहती है मगर बुर्का युक्त जयपुर। ये उचित नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चेहरे को लेकर पूरी ईमानदारी से, चेहरा पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में तो जानते हैं चेहरे में क्या स्थिति है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चेहरे की हालत ये है, जैसे हम और आप बैठे हैं तो कम से कम आप वीडियो तो दिखा सकते हैं क्या वार्ता हो रही है। वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में एक टेबल पे बैठे हुए फोटो जारी की जाती है और कहा जाता है कितना सामंजस्य है। और ये मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं कि भाई सोनिया जी जयपुर आई थी क्योंकि दिल्ली में आबो हवा ठीक नहीं, तो उससे ज्यादा बेहतर आबो हवा और भी जगहों पे वो शिमला भी जा सकती थी जहां प्रियंका गांधी जी का। ऐसा तो नहीं कि परोक्ष रूप से वो जयपुर की आबो हवा ठीक करने के लिए आई थी, क्योंकि उसके बाद ही वो फोटो जारी हुई है और फोटो ही जारी होने तक वो चेहरे सामने आ पाए, इसके अलावा कोई चेहरा सर आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को दरकिनार करना या उनको साइडलाइन करना बीजेपी को नुकसान पहुंचाता रहा? देखिए वसुंधरा जी हमारी सीनियर नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है, उनको दरकिनार करने का सवाल ही नहीं उठता। उनका पूरे मान सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी, और वो भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। कहीं वसुंधरा जी ने कोई इस प्रकार की बात 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में आप कितने आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने स्टेट में जीत पाए? देखिए हमारा मानना है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। और राजस्थान में पिछली बार हम बहुत मामूली अंतर से रह गए थे, अपना अगर देखा जाए 1% से भी कम वोट का डिफरेंस था इस बार। और मध्य प्रदेश में हमारा 2% वोट ज्यादा था, मगर ये इनके प्रकार 4-5 सीटें कम रह गई थी। इस बार हम बिल्कुल निर्णायक जनादेश इन सारे राज्यों में प्राप्त करेंगे। सर अब कांग्रेस कहती है कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उनके बेटे के 2 वीडियो आने के बाद में बीजेपी की तरफ से एक भी बयान नहीं। भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी खुद ही कह चुके हैं कि उसकी बात की पूरी जांच करा ली जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मसला क्या है? वो तो अब तोमर जी कह चुके हैं ना कि इस विषय के ऊपर जांच करा ली जाए पूरी। जांच कौन करेगा? अच्छा रही बात इसकी, आप सुनिए, वीडियो की बात जो लोग करते हैं, अब कौन से वीडियो क्या क्या आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के क्या क्या वीडियो अवेलेबल थे, और वीडियो पे तो वो बोल गए थे अखिलेश वखिलेश। फिर वीडियो है कि बहुत चालू पार्टी है, फिर वो सपा के लिए करें चिरकुट पार्टी है। अब यहां तो वीडियो छोड़िए, यहां तो आप भ्रष्टाचार की जांच की बात कर रहे हैं। सदन के पटल पर राजस्थान कैबिनेट मंत्री लाल डायरी लेके खड़ा होता है। देखिए कैबिनेट मंत्री मतलब सरकार, सदन का पटल मतलब सबसे ऑथेंटिक जगह वहां, और उसके बाद कहते हैं उसमें कुछ नहीं था, और उसके बाद क्या मारामारी हुई उस डायरी को पाने के लिए, धक्का मुक्की। मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस पे गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट कह रही है उस पे आप जांच की बात नहीं कह रहे हैं, और जिसने की कोई वीडियो जारी हुआ जिसपे कह दिया गया जांच कर ली जाए उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम लाल डायरी वाले अगर ये सवाल उठाते हैं तो इन पर वही वाली लाइन लागू होती है, वही दोहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सर आपका क्या उस पे है जो कृषि मंत्री के बेटे का वीडियो है उस पे आपका क्या? जो कृषि मंत्री जी ने उस पर बयान दे दिया है इसकी जांच करवा ली जाए। पार्टी का क्या? जब कृषि मंत्री जी ने स्वयं बोल दिया क्योंकि उनका बेटा है, पार्टी का सदस्य नहीं है, कृषि मंत्री जी के बेटे पे आप पूछ रहे हैं, तो कृषि मंत्री जी अपने बेटे पर जवाब दे चुके हैं। नहीं सर, जांच कौन करेगा? ईडी इनकम टैक्स तो वहां नहीं जा रही, तो जांच कौन करेगा उसके नरेंद्र तोमर के बेटे के ऊपर? हर चीज की जांच अलग अलग एजेंसियां, सिर्फ ईडी इनकम टैक्स ही नहीं वो सर राजस्थान में भाजपा द्वारा ईडी के छापे कांग्रेस के नेताओं पर ही पड़ रहे, भाजपा पे क्यों नहीं पड़ रहे? मैंने इस प्रश्न का जवाब ऑलरेडी दे दिया। पिछले 30 सालों में वो एक सरकार बता दें जब भ्रष्टाचार के लिए उनके नेताओं ने चक्कर न काटे, बता दें, उसके बाद हमसे सवाल पूछ लें। हमेशा उन्हीं के ऊपर रहे। भाजपा सरकार आते जैसलमेर में जो घोटाले हुए उन पर जांच हमारे चुनाव घोषणा पत्र में है कि एसटीएफ का गठन होगा।